गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग लास्ट लेक्चर तक कवर किए थे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को और उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किए थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग दूसरे पॉइंट पे बढ़ते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। ये हमने अपने सहूलियत के लिए डिफाइन किया है। ये बार बार दिमाग में रखिएगा कि ये जितने जो आप तरह तरह के प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं ना, ये हमने अपने सहूलियत के लिए खुद ही डिफाइन किया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को डिफाइन कैसे किया है कि लेट अस से वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे डिफाइन किया गया ये देखिए। देन क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और मजे की बात यह है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है ये खुद में एक वेक्टर है। रिजल्टेंट ऐसा हमने डिफाइन किया है। ऐसा ही क्यों है सो बात नहीं है, ऐसा हमने ही डिफाइन किया है कि जब ऐसा होगा तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और मानेंगे कि रिजल्टेंट इज अ वेक्टर। किसका रिजल्टेंट? रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, जब आप स्केलर प्रोडक्ट पढ़े थे तो वहां पे जो वेक्टर ए डॉट बी किए थे उसका मतलब तो था ए बी कॉस थीटा, जहां पे थीटा था वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। और साफ साफ दिख रहा था कि जो रिजल्टेंट है डॉट प्रोडक्ट का वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे रिजल्टेंट जो है इस क्रॉस प्रोडक्ट का वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। दूसरा बात कि दिमाग में आता है कि फिर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा। लेटर से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा, यानी वेक्टर सी का डायरेक्शन क्या होगा शॉर्ट में। तो उसके लिए याद रखिएगा, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट we use right hand thumb रूल। हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं। कहने का मतलब कि यहां पे देखिएगा किसका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ए का, किसके साथ, बी के साथ। तो जो फर्स्ट टर्म है क्रॉस प्रोडक्ट में उसके अलोंग हम अपने राइट हैंड का चारों फिंगर, थंब के अलावा जो चार फिंगर है उसको अलाइन कर लेंगे। किसके साथ? फर्स्ट टर्म के साथ। तो ये रहा वेक्टर ए के साथ हमने अपने राइट हैंड के चारों फिंगर को अलाइन कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको कर्ल करेंगे, घुमाएंगे किसकी ओर, दूसरे टर्म की तरफ, वेक्टर बी की तरफ। तो कर्ल किए, कर्ल कीजिए, अपने आप थंब जिधर की ओर डायरेक्ट कर रहा है वही थंब माना जाएगा, वही थंब का डायरेक्शन माना जाएगा वेक्टर सी का डायरेक्शन। तो इस केस में आप ऐसे किए, थंब बाहर की ओर आया। याद रखिएगा बाहर की ओर वाले डायरेक्शन को हम लोग बोर्ड पे इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इस तरह से डॉट कहीं पे दिखा दिए मतलब समझिए बोर्ड के आउटवर्ड डायरेक्शन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम क्रॉस दिखा दिए बोर्ड पे तो हमें मानना चाहिए कि हम बोर्ड के इनवर्ड डायरेक्शन की ओर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी ए क्रॉस बी जो रिजल्टेंट दिया वेक्टर सी, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड टू द बोर्ड है, इसलिए डॉट से रिप्रेजेंट किए। एक तो ये हो गया कि कैसे डायरेक्शन पता करते हैं रिजल्टेंट का, किसके रिजल्टेंट का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के रिजल्टेंट का। दूसरा, आपके मन में डाउट होगा कि ये जो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी जो है सी है, वेक्टर सी, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी। ठीक है,
तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और इसको डिफाइन किया गया है कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड के लिए। तो मैग्नीट्यूड भी मिल गया वेक्टर सी का और डायरेक्शन भी मिल गया, डायरेक्शन आउटवर्ड टू द बोर्ड है। तो इस तरह से हमने क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन किया है अपने सहूलियत के लिए। अब कहां कहां ये हमें मदद करेगा, कहां कहां मैं इस तरह के एक्सप्रेशन का यूज कर पाऊंगा, ये भी दिखाएंगे। पहले आप ये करना सीखिए। ये हुआ। एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर भी ले जा रहे हैं कि अगर मैं कहता कि वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्या है, क्या वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए क्या बराबर है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के, ये चेक करते हैं। ए क्रॉस बी तो हम देख लिए, बी क्रॉस ए कीजिए तो फिर क्या करना होगा, मुझे अपने राइट हैंड का चारों फिंगर, कौन सा चारों फिंगर, थंब के अलावा, उसको अलाइन करना है वेक्टर बी की तरफ, और वेक्टर ए नीचे है तो उसकी तरफ कर्ल करेंगे अपने चारों फिंगर को। तो मेरा थंब किधर जाएगा, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर बी। मैं वेक्टर बी की तरफ इस तरह से वेक्टर बी की तरफ अपने राइट हैंड के चारों फिंगर को कर्ल कर लिया वेक्टर बी की तरफ, और जिधर जाना है ए की तरफ कर्ल किया तो थंब तो मेरी तरफ आया। तो वेक्टर बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन जो है ये तो इनटू द बोर्ड है, इसे क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे, इनटू द बोर्ड, ठीक है। और वेक्टर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन इनटू द बोर्ड है, और ए क्रॉस बी का किधर था, आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड ऐसे 90 डिग्री पे, इनटू द बोर्ड कैसे 90 डिग्री पे, लेकिन इनटू अंदर की ओर। जो वेक्टर सी का जो एरो होगा यहां पे वो बाहर की ओर होगा, और यहां पे जो होगा वेक्टर सी का एरो अंदर की ओर होगा। मतलब कि वेक्टर सी जो कि ए क्रॉस बी था, ये वेक्टर सी बाहर है, और बी क्रॉस ए जो होगा वो अंदर की ओर होगा, दोनों रिवर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका मतलब क्लियर है कि ये और ये तो बराबर नहीं ही होगा। वेक्टर बी क्रॉस ए का डायरेक्शन जस्ट उल्टा है वेक्टर ए क्रॉस बी के। इसका मतलब क्या होगा कि वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। अच्छा, मैग्नीट्यूड वाइज क्या होगा, वेक्टर बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड जो होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऐसे डिफाइन किया जाएगा। फिर यहां से देखिए मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन किया जाएगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा। तो मैग्नीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ा, बी क्रॉस ए बोलिए या ए क्रॉस बी, लेकिन डायरेक्शन एकदम उल्टा हो गया। और वेक्टर में या तो डायरेक्शन बदल जाए या मैग्नीट्यूड, कुछ भी बदल जाएगा, मानेंगे कि वेक्टर सेम नहीं रहा। इसका मतलब बी क्रॉस ए इज नॉट इक्वल टू ए क्रॉस बी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि जो रिजल्टेंट है दोनों ही केस में, ये ए क्रॉस बी बोलिए या बी क्रॉस ए बोलिए, रिजल्टेंट जो है वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर ए के भी। देख लीजिए, ए क्रॉस बी में जो रिजल्टेंट वेक्टर सी है वो आउट ऑफ द बोर्ड है, 90 डिग्री टू द बोर्ड। अब बताइए कि ए के भी परपेंडिकुलर है ये वेक्टर और बी के भी परपेंडिकुलर है, कौन, वेक्टर सी। एक और चीज कि वेक्टर सी जो है इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एज वेल। ये कहानी ऐसा है। अच्छा, ये कब की बात की है, ए क्रॉस बी। सिमिलरली वेक्टर बी क्रॉस ए का चर्चा कीजिएगा तो तब आपको क्या आएगा,
अभी थोड़ा देर पहले चर्चा हुआ बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन होगा जस्ट उल्टा होगा वेक्टर सी के, और मैग्नीट्यूड वही रह जाए, तो हम सीधे लिख सकते हैं कि बी क्रॉस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ध्यान दीजिए, ए क्रॉस बी ऐसे हुआ, इसी को उल्टा कर दिए तो इनटू द बोर्ड, अब बी क्रॉस ए करके देखिए तो इनटू द बोर्ड, यानी ये रिलेशन अपहोल्ड कर रहा है। अच्छा, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स डू नॉट फॉलो कौन सा प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यों? अगर किया होता तो बी क्रॉस ए किसके बराबर आया होता, ए क्रॉस बी, जबकि नहीं आया है। ठीक है, हाँ, लेकिन बी क्रॉस ए का जो रिजल्टेंट है इनटू द बोर्ड वो भी वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है और वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, मतलब माइनस ऑफ वेक्टर सी भी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए है और माइनस ऑफ वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। ये सब आप खुद इमेजिन कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा किए। और क्या क्या देखा जा सकता है, इस पे भी चर्चा करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और चीज देखिए कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था, ए बी साइन थीटा। आप बताइए ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमाइज करना है मुझे इस टर्म को, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा इज मैक्सिमम। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा बराबर 90 डिग्री। और कितना वैल्यू हो जाता है, व्हेन थीटा बराबर पाई बाई 2 साइन थीटा बिकम्स 1। इसका मतलब है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज ए बी साइन 90, दैट इज ए बी। सिमिलरली बताइए मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, क्या हो सकता है किसका, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर्स का। तो सिंपल सी बात है, ए बी साइन थीटा, बताइए साइन थीटा जो है का वैल्यू बहुत होगा तो छोटा होके क्या हो सकता है, ये देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, कुछ भी कर लिए तो दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल तो 180 से 0 के बीच ही ना रहेगा। कुछ भी कर लिए दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से लेकर 180 तक ही हो सकता है। अब कोई बोलेगा कि सर ऐसा रहेगा तो, ऐसा रहेगा तो तब हम ये एंगल नहीं लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, ये एंगल लेंगे, ये फिर एक्यूट है। तो कुछ भी, ये फिर लेस देन 180 है, तो कुछ भी कर लीजिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इसी रिलेशन को फॉलो करेगा। और आपको पता होना चाहिए कि जब तक एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच रहता है तो साइन थीटा जो होता है वो 0 से 1 के बीच ही ले सकता है। साइन थीटा जो है 1 से 0 के बीच ही ले सकता है इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 180, 0 to पाई। इस लिहाज से बताइए कि मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है ए बी साइन थीटा का, जब थीटा क्या हो जाए, जब साइन थीटा क्या हो जाए 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। और साइन थीटा कब कब 0 होता है, साइन थीटा बराबर 0 होता कब कब है, जब थीटा या तो 0 डिग्री हो, यानी या तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, यानी दोनों पैरेलल हो, या फिर दोनों के बीच का जो है एंगल 180 डिग्री हो। जब एंगल 180 डिग्री होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच,
उस समय भी क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वेक्टर ए और बी का वो जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि साइन 180 डिग्री भी जीरो ही होता है। तो कहने का मतलब दो पैरेलल वेक्टर या दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड जीरो ही होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में कोई गलती से ये ना लिख दे कि वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर जीरो। जीरो नहीं लिखना है उसको, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी देता है, तो उसको लिखना होगा नल वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो पैरेलल वेक्टर है या एंटी पैरेलल वेक्टर है तो रिजल्टेंट को कोई जीरो ना लिखे, नल वेक्टर लिखे, क्योंकि रिजल्टेंट एक डायरेक्शनल क्वांटिटी है क्रॉस प्रोडक्ट का। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए।